हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जिस केस को आप सुलझाने आए हैं उसी केस का सबसे बड़ा राज आप खुद हैं, तो क्या होगा। आज की कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जहां हर सच एक झूठ लगता है और हर झूठ के पीछे छुपा है एक डरावना सच। स्वागत है आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है शटर आइलैंड और ये मूवी सन 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में यूएस मार्शल एक लापता मरीज को ढूंढने के लिए एक आइलैंड पर बने हुए मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस आइलैंड का तो सबसे बड़ा और डरावना राज तो वह खुद है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यूएस मार्शल डेडी डेनियल और उनके नए पार्टनर चक ऑनल को एक बोट पर देखते हैं जो शटर आइलैंड की तरफ जा रही होती है। और ये कोई आम आइलैंड नहीं होता है, यहाँ पर बना होता है ऐसा क्लिफ हॉस्पिटल और यह एक ऐसा अस्पताल होता है जहाँ पर देश के सबसे ज्यादा खूंखार और मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को रखा जाता है। और इन दोनों का मिशन होता है एक मरीज रेचल सोलांडो की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करना। रेचल वो औरत है जिसने अपने ही 3 बच्चों को डुबोकर मार दिया था और फिर किसी तरीके से अपने बंद कमरे से हवा में गायब हो गई थी। टेडी डेनियल्स एक काबिल मार्शल है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की भयानक यादें आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है और आइलैंड पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का माहौल काफी ज्यादा तनाव भरा होता है। यहाँ की गार्ड्स हर समय बंदूकों को ताने रखते हैं और हॉस्पिटल के हेड साइकेट्रिस्ट जॉन कॉली, जिनका बिहेवियर दोस्ताना तो है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कोई राज छिपा रहे हैं। अब शटर आइलैंड पहुँचने के बाद ये दोनों उस मेंटल हॉस्पिटल के मेन इंचार्ज डॉक्टर कोहली से मिलते हैं और उनसे रेचल सोलांडो की पूरी डिटेल मांगते हैं, जिस पर डॉक्टर कोहली बताते हैं कि रेचल सोलांडो जो कि एक वॉर विडो थी, उसने अपने पति के मरने के बाद एक दिन डिप्रेशन में आकर अपने तीनों बच्चों को एक झील में डुबोकर मार दिया था। इसके बाद रेचल की मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और फिर उसे इस आइलैंड में लाया गया। डॉक्टर कोहली आगे बताते हैं कि रेचल ने यहाँ आने के बाद कभी यह माना ही नहीं कि उसके बच्चे मर चुके हैं। उसे अब भी लगता था कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं और उसके हिसाब से यह आइलैंड ही उसका अपना घर है और इस आइलैंड पर रह रहे लोग उसके आसपास के लोग हैं, जिनमें कोई उसका ड्राइवर है और कोई उसका कुक है। और अब यह सब सुनने के बाद एडवर्ड और जॉन कॉली रेचल के कमरे को देखने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि बाहर से दरवाजा बंद है और खिड़कियों पर भी सलाखें लगी हुई थी और इसके बावजूद भी रेचल यहाँ से कैसे भागी है। और यहाँ पर इस कमरे में एडवर्ड को एक लेटर मिलता है जिसे रेचल ने लिखा हुआ था और इस लेटर में लिखा हुआ था द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। और आखिर में इन शब्दों का क्या मतलब होता है वहाँ पर कोई भी नहीं बता पाता है, इसलिए एडवर्ड उस लेटर को अपने पास में ही रख लेता है। उसके बाद एडवर्ड और चक उस असाइलम में काम कर रहे सभी स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और उन सभी से रेचल सोलांडो के बारे में पूछते हैं। और उन सबसे पूछने के बाद में यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेचल का ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर शियान कर रहे थे, जो कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हुए थे। और अब इस इंटेरोगेशन के बाद एडवर्ड को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्टाफ एडवर्ड की बातों का जवाब बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो लोग इनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और रेचल सोलांडो की गायब होने की ठीक बाद ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर भी तुरंत छुट्टी पर चले गए, जो कि काफी अजीब होता है। इसलिए अब एडवर्ड को इस केस में साजिश नजर आने लगी थी। और फिर उसी दिन रात में डॉक्टर कोहली एडवर्ड और चक को हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर जेरेमी से मिलवाते हैं, जो कि जर्मनी से थे। अब एडवर्ड, जो कि वर्ल्ड वॉर II में नाज़ी सेना के खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए उसे जर्मन लोगों से कुछ खास लगाव नहीं होता है और इसी कारण इन दोनों के बीच थोड़ा सा नोकझोंक भी हो जाता है। उसके बाद एडवर्ड इनसे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और मरीजों की फाइल्स मांगता है, जिस पर डॉक्टर जेरेमी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इस बारे में सोचेंगे। और एडवर्ड को डॉक्टर जेरेमी की इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि वह इनकी एक रिपोर्ट बनाकर FBI को सौंप देगा और वो लोग कल सुबह यह आइलैंड छोड़ देंगे। और रात को वहाँ से अपने कमरे में वापस आने के बाद एडवर्ड को अपने वाइफ के विजन आने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड की वाइफ की एक हादसे में जलकर मौत हो गई थी और यही कारण होता है कि वह हमेशा अपसेट और सीरियस होता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि खराब मौसम के कारण मार्शल की वापसी टल जाती है। वह सोचते हैं कि रेचल के ग्रुप थेरेपी में शामिल मरीजों का इंटरव्यू लेंगे और यहाँ पर पहला इंटरव्यू मिस्टर बीन का होता है। जैसे ही मिस्टर बीन से रेचल के बारे में पूछा जाता है, मिस्टर बीन बताते हैं कि वह उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उनके बच्चों का कत्ल कर दिया था। और यह सुनकर वह थोड़ा सा
परेशान हो जाते हैं और अपनी हरकतों से मार्शल मिस्टर बीन को गुस्सा दिलाते हैं और फिर आखिरी सवाल पूछ बैठते हैं, क्या आप एंड्रयू लेडीज को जानते हैं? यहाँ पर बीन जवाब देते हैं कि नहीं। दूसरे सवाल में मिसेस कर्न्स बताती हैं कि रेचल अपनी इमेजिनरी दुनिया बनाकर रह रही थी। उसके बाद मार्शल फिर से डॉक्टर जिहान के बारे में पूछते हैं, वो कैसे इंसान है। यहाँ पर वह चिंतित होकर चक से नजरें मिलाती हैं और कहती हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर अचानक एडवर्ड मिसेस कर्न्स से पूछता है, क्या आप एंड्रयू लेडीज के बारे में जानती हैं? इस पर मिसेस कर्न्स कहती हैं कि मैंने पहले यह नाम कभी नहीं सुना है और एडवर्ड की डायरी में रन लिखकर चली जाती हैं। उसके बाद एडवर्ड उस शब्द रन को देखता है, जिसका मतलब होता है कि मिसेस कर्न्स उसे खतरे की चेतावनी देकर वहाँ से भागने के लिए कह रही होती हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद चक एडवर्ड से पूछता है कि एंड्रयू लेडीज कौन है जिसके बारे में तुमने मिसेस कर्न्स से पूछा था। तब एडवर्ड बताता है कि एंड्रयू उनकी बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था जिसने वहाँ पर आग लगा दी थी, जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एंड्रयू ने पहले भी कई जगह आग लगाई थी और पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि वो काम उससे किसी आवाज ने करवाया था। एंड्रयू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे शटर आइलैंड ले जाया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद एंड्रयू का कोई पता नहीं चला। एडवर्ड को लगा कि यहाँ पर मरीजों पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसीलिए एंड्रयू लेडीज और रेचल सोलैंडो अब गायब हैं। यह सब इन्फॉर्मेशन उसे आइलैंड के पुराने पेशेंट जॉर्ज नॉइस ने दी थी। अब रात को डॉक्टर कोली अपने स्टाफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चक और एडवर्ड भी आते हैं और ये दोनों यहाँ पर इन सभी को यह बात करते हुए सुनते हैं कि उस आइलैंड में जो तूफान आया है उसकी वजह से वार्ड ए, बी और सी में रह रहे कुल मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो। तभी एडवर्ड डॉक्टर कोली को बोलता है कि रेचल सोलांडो के कमरे में एक नोट मिला है जिसमें लिखा था द लॉ ऑफ 4 हुई 67। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेचल हॉस्पिटल के पेशेंट नंबर 67 की बात कर रही हो जो कि शायद गायब है। और अब इन सभी एलिगेशन के बाद डॉक्टर कोली सरप्राइज होकर ये बोलते हैं कि रेचल सोलांडो उन्हें वापस मिल गई है। तो अब एडवर्ड और चक का काम खत्म हो चुका है और तूफान थमने के बाद अब वो दोनों वापस जा सकते हैं। अब शॉक्ड एडवर्ड और चक रेचल सोलांडो से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ पर एडवर्ड उससे पूछता है कि वह कहाँ गई थी, इतने टाइम से वो कहाँ पर गायब थी। लेकिन यहाँ पर रेचल कुछ भी नहीं बता पाती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता है। और इस पूछताछ के बाद अब एडवर्ड को माइग्रेन का अटैक आता है जो कि उसे इस आइलैंड में आने के बाद से ही तंग कर रहा था। डॉक्टर कोली और चक एडवर्ड को दवाई देते हैं जिसे लेकर एडवर्ड तुरंत ही सो जाता है। लेकिन जैसे ही वह सो जाता है उसकी वाइफ के विजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वह बताती है कि एंड्रयू लेडीज अब भी जिंदा है और वह इसी आइलैंड में है और एडवर्ड को उसे ढूंढकर उसे बदला लेना होगा। और अगली सुबह एडवर्ड एंड्रयू को अकेले ही ढूंढने के लिए निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते वह वार्ड सी में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी कैद नजर आता है और यहाँ पर उसे लगता है कि शायद यही एंड्रयू लेडीज होगा, लेकिन रियल में वह एंड्रयू नहीं होता है, वह जॉर्ज नॉइस था। और यह वही शख्स होता है जिसने सबसे पहले एडवर्ड को इस आइलैंड के बारे में जानकारी दिया था और अब उसे यहाँ पर शटर आइलैंड में कैद करके रखा गया था। यहाँ पर एडवर्ड जॉर्ज को देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर जॉर्ज उसे जवाब देता है कि उसने आइलैंड की गड़बड़ियों के बारे में एडवर्ड को बताया था, इसलिए उसे यहाँ पर लाकर बंद कर दिया गया है। इसके बाद जॉर्ज एडवर्ड को बताता है कि ये लोग उसे लाइट हाउस में ले जाकर उसके दिमाग का लेबोटॉमी करेंगे जिससे कि वह अपना अस्तित्व भूल जाएगा। दरअसल इस लाइट हाउस में ये लोग मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसका नाम लेबोटॉमी है। इसमें मरीज के दिमाग की नसों को काट दिया जाता है जिससे उसके अतीत और सोचने समझने की शक्ति खो जाती है और फिर वह बिना इमोशनल का इंसान बन जाता है। जॉर्ज एडवर्ड से यह भी कहता है कि उसे अपनी वाइफ की यादों से बाहर निकलना होगा, एंड्रयू लेडीज को ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा, वरना वो भी इसी आइलैंड में आकर फंस जाएगा। और जानकारी यह भी मिलती है कि रेचल सोलांडो को उसके रूम से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और शायद से उसे भी लेबोटोमाइज करने के लिए लाइट हाउस ही ले जाया गया होगा। अब एडवर्ड और चक रेचल को बचाने के लिए लाइट हाउस की ओर निकल पड़ते हैं और अब यहाँ पर चक एडवर्ड से बोलता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन एडवर्ड जिद करके अकेले ही चक को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे कुछ दूर जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उस रास्ते से लाइट हाउस तक पहुँचना आसान नहीं है, इसलिए वह वापस से चक के पास आ जाता है। लेकिन जब वह वापस आता है तब वो देखता है कि चक वहाँ पर नहीं है और वह अब चट्टान से नीचे गिर चुका है और एडवर्ड तुरंत ही चट्टान से नीचे उतरते हुए चक की बॉडी तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पर पहुँच पाता, समुद्र की लहरें चक की बॉडी को बहा ले गई थी। अपने एकमात्र दोस्त को खोने के बाद एडवर्ड वापस से चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे चट्टानों के बीच एक गुफा में रोशनी की लौ जलती हुई दिखाई पड़ती है और अब एडवर्ड तुरंत ही उस गुफा के अंदर
जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक औरत सभी लोगों से छुपकर सरवाइव कर रही है। दरअसल यह औरत और कोई नहीं बल्कि असल में रेचल सोलांडो थी, मतलब कि एडवर्ड को इससे पहले जिससे मिलवाया गया था वह नकली रेचल होती है और असली रेचल कोई पेशेंट नहीं बल्कि इसी आइलैंड की एक डॉक्टर थी। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट लेबोटॉमी के बारे में आवाज उठाई तो उसे पागल घोषित कर दिया गया और इसी आइलैंड में कैद कर लिया गया। और अब एडवर्ड ये सारी बातें सुनकर रेचल से प्रॉमिस करता है कि किसी भी हाल में वह जल्द ही रेचल को यहाँ से बचाकर ले जाएगा और ये सब बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। और अब एडवर्ड सबकी नजरों से बचते हुए लाइट हाउस तक पहुँच जाता है और यहाँ पर उसे एक केबिन में डॉक्टर कोली अकेले मिलते हैं। एडवर्ड डॉक्टर कोली से पूछता है कि मेरा पार्टनर चक कहाँ पर है और एंड्रयू लेडीज कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम लोग इस लाइट हाउस में पेशेंट के साथ में क्या करते हो। और यहाँ पर एडवर्ड डॉक्टर से ये भी कहता है कि उसे असली रेचल सोलांडो मिल गई है और उसी ने उसे सारी सच्चाई बताई है और अब तुम लोग रेचल को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जिस पर डॉक्टर कोली उसे कहते हैं कि हाँ, हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि रेचल सोलांडो नाम से कोई इंसान ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आता है इस मूवी में एक ट्विस्ट जो कि आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। डॉक्टर कोली एडवर्ड को एक बोर्ड पर 4 नाम लिखकर दिखाते हैं। पहले 2 नाम एडवर्ड डेनियल्स और एंड्रयू लेडीज और दूसरे 2 नाम रेचल सोलांडो और डोलोरेस चैनल। और यहाँ पर डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड डेनियल्स नहीं बल्कि एंड्रयू लेडीज है और रेचल सोलांडो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी डोलोरेस चैनल है और तुम ही इस आइलैंड के 67th मरीज हो और तुम 2 सालों से हमारे साथ ही रह रहे हो। जी हाँ, एडवर्ड डेनियल्स जो असल एंड्रयू लेडीज था वह 2 सालों से शटर आइलैंड में रह रहा था जो कि एक पेशेंट था और वह खुद को और अपनी वाइफ को ही वहाँ पर ढूंढ रहा था। और यहाँ पर अब डॉक्टर एंड्रयू को एडमिट होने की सारी डिटेल्स दिखाते हैं लेकिन एंड्रयू इन सभी चीजों को सच मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर वह डॉक्टर से कहता है कि ये सब तुम्हारी एक साजिश। तभी वहाँ पर चक आ जाता है जो कि असल में चक नहीं बल्कि एंड्रयू साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है, मतलब कि वो डॉक्टर शिहान होते हैं और कहते हैं मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। और ये सारी बातें सुनकर एंड्रयू का दिमाग घूम जाता है और यहाँ पर वह डॉक्टर कोली पर गोली चला देता है। यहाँ पर उसे लगता है कि डॉक्टर कोली को गोली लग गई है लेकिन असल में गोली नहीं लगी थी क्योंकि वह गन नकली होती है। और एंड्रयू अब भी सच नहीं मानना चाहता और बोलता है कि तुम लोगों ने जरूर मुझे कोई दवा दी है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है और इस तरीके से महसूस हो रहा है। और अब जैसे ही ये सब सामने आता है एंड्रयू की दबी हुई यादें सैलाब की तरह बाहर आने लगती हैं। उसके बाद हम वापस से असली कहानी देखते हैं। दरअसल एंड्रयू लेडीज एक फौजी था जो कि जंग के बाद PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा था। उसकी पत्नी डोलोरेस दिमागी तौर पर बहुत बीमार थी लेकिन एंड्रयू ने हमेशा से उसकी बातों और तकलीफों को हमेशा नजरअंदाज किया था। एक दिन जब एंड्रयू घर लौटता है तब उसने वो भयानक मंजर देखा जहाँ पर वह देखता है कि उसकी पत्नी ने अपने 3 बच्चों को झील में डुबो दिया था। जब एंड्रयू ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तब डोलोरेस ने उससे कहा कि तुम्हें मुझे आजाद कर देना चाहिए था। और ये सुनने के बाद एंड्रयू ने सदमे और गुस्से में अपनी वाइफ को गोली मार दी थी। और इस भयानक अपराध और दर्द से बचने के लिए एंड्रयू के दिमाग ने एक नई दुनिया बसा ली थी। उसने खुद को एक हीरो, एक US मार्शल टेड डेनियल्स बना लिया। एंड्रयू लेडीज को ढूंढ रहा है जिसने उस पत्नी को आग में जलाकर मार दिया था। ये झूठी दुनिया उसे इस सच्चाई से बचाती थी कि उसके बच्चे मर चुके हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद है। वो पिछले 2 साल से एस्लीप में मरीज था और बार बार इलाज के बाद वह अपनी इसी काल्पनिक कहानी में वापस लौट आता। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर कोली एंड्रयू को बताते हैं आज से ठीक 9 महीने पहले एक बार तुम्हें ये सब कुछ याद आया था लेकिन उसके बाद फिर से तुम वापस अपने बयान से मुकर गए और फिर दोबारा सब कुछ भूल गए। दरअसल डॉक्टर कोली एक बेहद ही अच्छे इंसान थे जो कि लेबोटॉमी के सख्त खिलाफ थे जिसमें पेशेंट की पूरी मेमोरी ब्लैंक कर दी जाती थी जिससे वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाता है। दरअसल डॉक्टर कोली चाहते थे कि पेशेंट खुद से अपनी रियलिटी को समझे और अपनी मानसिक समस्या से बाहर निकले, इसलिए वो चाहते थे कि एंड्रयू की लेबोटॉमी ना हो और उसे खुद से ही सब कुछ याद आ जाए। और अब लाइट हाउस में सच का सामना करने के बाद एक पल को लगता है कि एंड्रयू ठीक हो गया है और उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगली सुबह वह अपने डॉक्टर सियान जो चक बना हुआ था उनके साथ बैठा होता है तो वह फिर से उसे चक कहकर बुलाता है और कहता है कि हमें इस आइलैंड से निकलना होगा। और अब यहाँ पर डॉक्टर शिहान निराश होकर पॉली की तरफ एक इशारा करता है जिसका मतलब होता है कि इलाज फेल हो चुका है और अब लेबोटॉमी आखिरी रास्ता है। और अब डॉक्टर्स उसे ले जाने के लिए आते हैं लेकिन जाने से ठीक पहले एंड्रयू अपने डॉक्टर से वह सवाल पूछता है जो इस पूरी मूवी का हार्ट है, विच वुड बी वर्स टू डाई एज अ गुड मैन। गुड मैन क्या ज्यादा बुरा है, एक राक्षस की तरह जीना या फिर एक अच्छे इंसान की तरह मरना? यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एंड्रयू
मृत्यु कबूलनामा है। या इस एक लाइन से वह अपने डॉक्टर को यह बता देता है कि वह पूरी तरह ठीक हो गया। उसे अपनी सच्चाई, अपना जुर्म, सब कुछ याद है, लेकिन वह इस हकीकत के बोझ के साथ जीना नहीं चाहता है। वो उस आदमी की तरह नहीं जी सकता है जिसे पता हो कि उसने खुद से अपनी वाइफ को मारा है और अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाया। वो एक राक्षस की तरह नहीं जीना चाहता है। इसकी बजाय वो जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि उसकी भी लेबोटॉमी कर दी जाए और वह ये सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान की तरह मरना चाहता था। यानी उस टेरी डेनियल की पहचान में खत्म होना, जो एक हीरो था, भले ही वो सब कुछ एक इमेजिनेशन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आखिर भी सवाल ही रह जाता है कि सच जानकर जीना बेहतर है या झूठ में जीते रहना। आज की ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।